Hello everyone, how are you all? This is the part 3 of unit number 6, that is general principle and processes of isolation of elements. In the previous lecture हमने देखा hydraulic washing and magnetic separation के बारे में. Now this lecture is about the froth flotation method. सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं. प्रिंसिपल इज डिफरेंस इन वेटेबिलिटी. अब वेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म विद एन एग्जाम्पल. हमारे पास सपोज एक ओर है. अब उस एक ओर को हम एक चॉइस देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं कि वो ऑयल के साथ ज़्यादा रहना पसंद करेगा या पानी के साथ. अब ये जो ओर है ये ऑयल को सिलेक्ट करेगा. तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो ओर की वेटेबिलिटी है वो ऑयल की टूवर्ड्स ज़्यादा है. मतलब ओर को ऑयल के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, वो ऑयल के टूवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टेड है. दूसरी तरफ अगर इम्प्योरिटी की बात करें तो वो वाटर के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. सो इन दैट केस इम्प्योरिटी इट इज़ मोर वेटेबल टूवर्ड्स वाटर. अब देर आर फ्यू कैरेक्टर्स इन दिस मेथड. सबसे पहला पार्ट है कलेक्टर्स का. कलेक्टर्स क्या होते हैं? कलेक्टर्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ओर की वेटिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. मतलब ओर का जो अट्रैक्शन है ऑयल के टूवर्ड्स उसे और अच्छे से इम्प्रूव करेगा, उसे और इन्हेंस करेगा कलेक्टर. कलेक्टर के तौर पे वी यूज़ पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स, xanthates एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ फ्रॉथ स्टेबलाइज़र. सबसे पहले फ्रॉथ का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जब डिटर्जेंट या सोप हम जब भी मिक्स करते हैं तो उसमें एक फोम जनरेट होता है, राइट? उसी फोम को हम फ्रॉथ कहते हैं. और कुछ टाइम बाद उस फोम की तरफ अगर हम देखें तो वो फोम जो है वो सेटल हो जाता है. मतलब वो बहुत लंबी टाइम तक नहीं रह पाता फोम के फॉर्म में. तो उस फोम को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा देर तक फोम के फॉर्म में ही टिका रहे, उस काम के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइज़र. फ्रॉथ स्टेबलाइज़र के तौर पे क्रेसॉल हो गया, एनिलीन हो गया, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. And very important part that froth flotation method, it is specially used for sulfide ores. Now let's see what are the steps that are actually involved in this method. सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में पाउडर्ड ओर लिया जाता है विथ वाटर, पाइन ऑयल, क्रेसॉल एंड xanthates. उसके बाद उसके अंदर एक पैडल रखते हैं. जिस तरीके से हम लोग दही से छाछ बनाते हैं, उसे स्ट्रांगली स्टर करके स्टरर की मदद से, वैसा ही एक पैडल लिया जाता है जिस पे हाई प्रेशर एयर पास की जाती है और इसे स्ट्रांगली स्टर किया जाता है विगरसली, इस तरीके से कि उसके अंदर फ्रॉथ प्रोड्यूस हो. अब क्योंकि ओर पार्टिकल्स की वेटेबिलिटी ऑयल की टूवर्ड ज़्यादा है, उन्हें ऑयल के साथ ज़्यादा रहना पसंद है, तो जब फोम प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर ऑयल बबल्स होंगे, उस फोम पे जो ओर है वो जाके चिपक जाएगा, वो जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा. अब क्योंकि फ्रोथ जो है वो पानी से हल्का है, तो वो पानी के इस जो बड़े कंटेनर में हमने सब लिया है उस कंटेनर में सबसे ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ लाइटर इन वेट. ओके, तो दो फ्रोथ जो है विथ ओर इट विल फ्लोट ऑन दैट सरफेस, और जो इम्प्योरिटी है दैट विल सेटल एट द बॉटम विथ वाटर. इस तरीके से जो फोम प्रोड्यूस हुआ उस फोम को, उस फ्रॉथ को हम एक अलग कंटेनर में निकाल के उसे ड्राई आउट करके सेपरेट कर सकते हैं. Now let's see in this diagram how the process actually takes place. As you can see, there is a big container. इस बड़े से कंटेनर में यहाँ पे हम लेते हैं पाउडर्ड ओर प्लस वाटर प्लस क्रेसॉल प्लस पाइन ऑयल एंड xanthates. अब इन चीज़ों को यहाँ पे लिया जाता है. इसके बाद एक पेडल होता है. इस पेडल पे हम कंप्रेस्ड एयर विथ हाई प्रेशर पास करते हैं. अब क्योंकि ये एयर हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे आती है और इसे फिर स्ट्रांगली एजिटेट, विगरसली एजिटेट किया जाता है, तो इस कंटेनर में फोम या तो फ्रॉथ जनरेट होता है. अब ये जो फ्रॉथ होता है, ये फ्रॉथ क्योंकि लाइट होता है पानी से, तो दिस फ्रॉथ इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस यहाँ पे. अब क्योंकि ओर की जो अट्रैक्शन है वो ऑयल के टूवर्ड ज़्यादा है, तो जो फ्रॉथ है वो ऑयल बबल्स ही है. ये जो ओर होगा ये भी इस फ्रॉथ में आ जाएगा बिकॉज इट इज़ मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑयल. तो ये इस फोम पे ही कलेक्ट हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा.
और जो बाकी रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ होगी वो पानी के साथ बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी। अब ये जो फ्रॉथ हमें मिला यहाँ पे, इसे हम अलग से निकाल के ड्राई करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ विद द इमेज ऑफ फ्रॉथ ऑफ कॉपर सल्फाइड फोम इन फ्रॉथ फ्लोटेशन, आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया आएगा कि हाउ एक्चुअली द फ्रॉथ लुक्स। नाउ सपोज इफ़ वी हैव टू सल्फाइड ओर्स। अब तक हमने देखा कि सल्फाइड ओर और इम्प्योरिटी को जब हमें सेपरेट आउट करना हो तो उसके लिए जो भी मेथड था वी सॉ दैट। बट व्हाट इफ़ वी हैव टू सल्फाइड ओर्स? इन दैट केस वी यूज़ टू एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दैट आर डिप्रेसेंट्स एंड एक्टिवेटर्स। अब डिप्रेसेंट्स के तौर पे वी यूज़ सोडियम साइनाइड एंड एक्टिवेटर्स के तौर पे वी यूज़ कॉपर सल्फेट। इस डिप्रेसेंट का काम क्या होता है? डिप्रेसेंट्स reduces or depresses the tendency of ore to go with froth by combining with ore. डिप्रेसेंट जो है वो ओर की और ऑयल की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी थी, जो अट्रैक्शन था ऑयल और ओर के बीच, इस अट्रैक्शन को, इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को कम करता है या तो रिड्यूस करता है। एंड एक्टिवेटर्स, ये एक्टिवेटर्स जो है ये जो ब्लॉक्ड ओर होगा उसे वापस रीजनरेट करने में काम करता है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Suppose if we have two sulfides, that is zinc sulfide and lead sulfide, अब इन दोनों में separation करना है तो कैसे होगा? For that purpose we will have to use depressant. तो in that case we use sodium cyanide as depressant. Now जब sodium cyanide हम इसके साथ mix करते हैं तब ये सोडियम साइनाइड जो कि हमारा डिप्रेसेंट है ये जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज़ वाटर सोल्यूबल। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया सोडियम ने, इस कॉम्प्लेक्स को बनाकर सोडियम ने जिंक को ब्लॉक कर दिया है। मतलब अब जिंक को एंट्री नहीं मिलेगी फ्रॉथ बनाने के लिए। एज यू कैन सी इस कॉम्प्लेक्स में सल्फ़र नहीं है। सल्फ़र नहीं है तो इट वोंट बी एबल टू अटैच इट सेल्फ टू फ्रोथ, राइट? तो फ्रोथ के साथ ये जा ही नहीं पाएगा क्योंकि सोडियम ने इसको कॉम्प्लेक्स बना के बांध के रखा है। इस तरीके से जिंक सल्फाइड की तो एंट्री रुक गई। अब जो दूसरा सल्फाइड हो रहा है दैट इज़ लेड सल्फाइड, उसके साथ तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तो उसके लिए तो एंट्री फ्री है। तो इस तरीके से जो जिंक था वो अटक जाएगा सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और जो लेड सल्फाइड है वो फ्रॉथ के साथ कंबाइन होके ऊपर सरफेस पर फ्लोट करेगा। एंड विद दैट वहाँ से हम उसे अलग कलेक्ट करके फिर बाकी प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरीके से लेड सल्फाइड तो निकल गया। अब जो जिंक है अब उसे वापस सल्फाइड के फॉर्म में कैसे लाया जाए? इसमें काम आता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर के तौर पे वी यूज़ कॉपर सल्फेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट है ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा और हमें जो जिंक सल्फाइड है वो वापस रीजनरेट करके देगा। एंड दिस इज़ हाउ द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड वर्क्स।